मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। एक स्वच्छ और सुंदर भारत का निर्माण करना है ना, तो उसके लिए शिक्षित होना जरूरी है। तो आज हम लोग सागरीय नितल उच्चावच, नितल मतलब जैसे ये सागर है, जैसे ये क्या है, एक पात्र है, ठीक है। अब ये पात्र जो है जल से भरा हुआ है, ये पात्र क्या है, जल से भरा हुआ है। यही पात्र हम क्या मानते हैं, महासागर है, यही पात्र महासागर है। अब इस महासागर के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो फिर बहुत सारे उच्चावच हैं, बहुत सारे रिलीफ्स हैं, उच्चावच हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है बॉटम रिलीफ। बॉटम मतलब ये क्या है, बॉटम है, ये क्या है, बॉटम है, तल है, जिस पर पानी भरा हुआ उसे क्या कहते हैं, तल कहते हैं, बॉटम कहते हैं, नितल कहते हैं, सॉरी, इसको क्या कहते हैं, नितल। और इस जो जहाँ तक पानी भरा हुआ उसको कहते हैं सी लेवल, जहाँ तक पानी भरा हुआ उसको क्या कहते हैं, सी लेवल। समुद्र का तल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, समुद्र का तल। तो ऊपर जहाँ तक पानी भरा है उसको तल कहेंगे, और जहाँ से पानी भरना शुरू हुआ उसको नितल कहेंगे। क्या कहेंगे, नितल। नी मतलब निचला, तल मतलब निचला तल, समुद्र का निचला तल। और ऊपरी तल हो गया तल, जो इसका क्या हो गया, मतलब जहाँ तक लेवल भरा हुआ है। तो अब पानी का लेवल एक जो है समान होता है। पानी का लेवल किसी भी पात्र में, जैसे आप एक तस्तरी में, तसले में पानी भरो तो उसका लेवल क्या होता है, समान होता है। ऐसा तो नहीं कि उसमें कहीं पर पानी का लेवल उठा होगा, कहीं जो है डाउन होगा, एक समान होता है। इसीलिए इस पृथ्वी पर समुद्र तल से दूरी मापी जाती है, समुद्र तल से दूरी मापी जाती है। जैसे हम लोग जहाँ बैठे हैं, यहाँ समुद्र तल से दूरी जितनी होगी, मतलब वहाँ से मीटर लगा करके माप लिया जाता है। तो सी लेवल को ही जो है, इसलिए सी लेवल को एक स्थायी लेवल है, इसीलिए इसके आधार पर ऊंचाई मापी जाती है पृथ्वी की। तो यही कारण है कि इस पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग क्या है, माउंट एवरेस्ट। इस पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग क्या है, माउंट एवरेस्ट। तो इसको कहाँ से मापा गया है, समुद्र तल से। यहाँ से इसकी दूरी माप ली गई, ऊंचाई माप ली गई है, दूरी नहीं। यहाँ से इसकी ऊंचाई माप ली गई कि इतना ऊंचाई है। तो इस तरीके से जब मैंने बताया, जैसे अगस्त ऋषि ने पानी पी लिया, एक मतलब ऐसे बता रहा हूँ मैं, तो ये सूख गया। अब सूख गया तो इसके अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं। इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो हमको बहुत सारे विचित्र रिलीफ्स, उच्चावच देखने को मिलेंगे। अब ये उच्चावच मोस्टली जब हम देखते हैं समुद्र की और अपने धरातल की, तो इसको एक कर्व से हम डिनोट करते हैं, इसको एक कर्व से, वक्र से डिनोट करते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग हो गया, और इस तरीके से ये समुद्र का सबसे गहरा भाग हो गया। तो जिस कर्व से, जिस वक्र से इसको हम डिनोट करते हैं, यानी कि पृथ्वी का जो है ऊंचाई वाला भाग और समुद्र का गहराई वाला भाग एक रेखा से हम मिला देते हैं, एक रेखा से मिला देते हैं, तो उसको कहते हैं हिप्सोमेट्रिक कर्व। क्या कहते हैं, हिप्सोमेट्रिक कर्व, उच्चता मितीय वक्र, हिप्सोमेट्रिक कर्व अंग्रेजी में कहते हैं हिप्सोमेट्रिक कर्व, या हिंदी में कहते हैं उसको उच्चता मितीय वक्र। तो प्रश्न आता है, उच्चता मितीय वक्र क्या है? तो उच्चता मितीय वक्र क्या है कि स्थल की ऊंचाई और समुद्र की गहराई, इन दोनों को जोड़ने वाली एक रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा क्या कहलाती है, उच्चता मितीय वक्र। अब इस उच्चता मितीय वक्र की सहायता से समुद्र के, महासागरों की जो है उच्चावच को पहचाना गया, महासागरों की उच्चावच को पहचाना गया। तो विद्वानों ने पाया कि मोस्टली 4 प्रमुख उच्चावच हैं सागर में। जैसे धरातल पे अगर हम उच्चावच की बात करें तो पर्वत है, पठार है, मैदान है, पर्वत, पठार और मैदान, इस तरीके से, और कुछ घाटियां हैं, खाइयां हैं। तो 4 प्रमुख जो है हम धरातल के ऊपर स्थल खंडों का जो है विभाजन करते हैं। ऐसे ही समुद्र के नीचे 4 प्रमुख जो है स्थल, ऐसे भू आकृतियाँ, स्थल खंड नहीं कहेंगे, भू आकृतियाँ देखने को मिलती हैं, जिनको हम पहचानते हैं कहाँ, समुद्र के अंदर। तो समुद्र के अंदर जो पहली स्थलाकृति देखने को मिलती है उसको बोलते हैं महाद्वीप यहाँ ख़त्म होता है
तो इसलिए महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मग्न तट। पहला जो हमको पहली आकृति जो सागर में प्रवेश करते हैं जो मिलेगी देखने को, उसको कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। और दूसरी जो आकृति देखने को मिलेगी उसको बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल। मग्न तट को सेल्फ्स बोलते हैं अंग्रेजी में, सेल्फ्स बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसको स्लोप बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ्स, कॉन्टिनेंटल स्लोप। और इसके बाद में और गहराई में जाएंगे और नीचे उतरेंगे सागर में, तो हमको एक मैदान सा दिखाई देता है और वो गहरा होता है, समुद्र में गहराई में होता है, तो उसको महासागरीय, अब ये यहाँ से महासागर, वास्तव में महासागर शुरू हो जाता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं महासागरीय गहरे मैदान। महासागरीय गहरे मैदान, ओशनिक डीप प्लेन्स बोलते हैं इसको, प्लेन्स बोलते हैं। जिस तरीके से मैदान हमारे धरातल पे है, ऐसे ही मैदान सागरों में है, ऐसे ही मैदान सागरों में, महासागरों में है। और इसी में कुछ गहरे गहरे गर्त मिलते हैं जिसको समुद्री गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्री या महासागरीय गर्त बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन, गड्ढा, गहरे गहरे गर्त होते हैं। तो ये चार प्रमुख स्थलाकृतियों में, हम चार प्रमुख आकृतियों में डिवाइड कर सकते हैं। हमारी जो समुद्र की क्या है? उच्चावच है। समुद्र के उच्चावच को चार भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय गहरे समुद्र मैदान और समुद्री गर्त। तो ये इन चारों को याद रखना है। अब देखो ये चार कैसे मिलेंगे देखने को, एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे ये है हमारा क्या? कंटिनेंट है। ये क्या है? कंटिनेंट। अब इस कंटिनेंट से ऐसा तो है नहीं कि ये महाद्वीप, मतलब ये महाद्वीप है, स्थल खंड है और ख़त्म हुआ। वैसे ही जो है महाद्वीप खत्म होते ही सागर यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ जल भरा हुआ है, यहाँ क्या है? जल भरा हुआ है। तो ये इस तरीके से इतना ढाल नहीं होता, थोड़ा सा हल्का ढाल होता है। मतलब ये वाला भाग कंटिनेंट खत्म होते ही जहाँ सागर का मिलन होता है, जहाँ सागर का जल इससे मिलता है, और जहाँ कुछ दूरी तक, कुछ गहराई तक, लगभग 200-250 मीटर की गहराई तक का भाग कहलाता है महाद्वीपीय मग्न तट। क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्न तट, जो अभी हमने बताया था पहला वाला। ये तट के सहारे है, तट के सहारे देखो, इसलिए इसको क्या कहते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट। यानी यहाँ से, जहाँ से आपका कंटिनेंट खत्म होता है, महाद्वीप जहाँ से खत्म होता है और सागर जहाँ से शुरू होता है, महासागर जहाँ से शुरू होता है, यहाँ से लेकर के लगभग 150-200 मीटर की गहराई तक का हिस्सा क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्न तट। अब ये महाद्वीप खत्म तो हो गया, लेकिन ये महाद्वीप का ये हिस्सा जो है नीचे भी तो होगा, पानी जहाँ भरा होगा वहाँ भी तो होगा महाद्वीप का हिस्सा, तो इसलिए ये महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। इसके बाद में एकदम से स्लोप, ढाल शुरू हो जाता है, एकदम से ढाल शुरू हो जाता है, एकदम से ढाल शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं महाद्वीपीय ढाल। इसको क्या कहते हैं? महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय मग्न तट, और उसके बाद में ढाल जहाँ शुरू हो जाता है उसको महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। इसमें ढाल इतना रहता है कि कोई भी चीज़ जो स्थल से, नदी के माध्यम से या हवा के माध्यम से उड़ करके आता है, रेत बजरी, वो सब इस पर रुक नहीं पाता है। कहाँ जमा होता है? इस कम ढाल वाले पे, कम ढाल वाले पे। क्या नाम है इसका? मग्न तट। अर्थात जो पृथ्वी के निक्षेप हैं, पृथ्वी के डिपॉजिट्स हैं, पृथ्वी के निक्षेप कौन से होंगे? जो हवा द्वारा उड़ा कर लाए होंगे। मैंने पढ़ाया था ना प्रक्रमों के बारे में, नदी प्रक्रम, वायु प्रक्रम, समुद्री प्रक्रम। अब समुद्र की लहरें हैं, यहाँ से थपेड़े मारेंगी, समुद्र की लहरें इस पर थपेड़े मारेंगी, तो यहाँ से कुछ मिट्टी मलबा सब खरोच करके लाएंगी, और खरोच करके लाएंगी तो कहाँ जमा करेंगी? मग्न तट पर। कहाँ जमा करेंगी? मग्न तट पर। तो मग्न तट पर मलबा जमा होता रहता है, मग्न तट पर मलबा जमा होता रहता है। ये अवसादों में, इन्हीं अवसादों में अब यहाँ कुछ जो है जीवाश्म भी आ जाएंगे, लकड़ियाँ भी आ जाएंगी, तो ये सब इसके नीचे जमा होती रहती हैं, और जमा होती रहती हैं तो इसमें धीरे धीरे करके प्रेशर पड़ता है पृथ्वी का, तो ये जो है जीवाश्म ईंधन के रूप में इनका निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर मग्न तट पे लगभग पूरे तेल का, जो पेट्रोलियम है, उसका लगभग 1/4 भाग कहाँ पाया जाता है? मग्न तटों पर पाया जाता है। जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेज हैं, इनका लगभग 1/4 भाग कहाँ मिलता है? महाद्वीपीय मग्न तट पर पड़ता है। लेकिन जो ढाल है, ये ढाल यहाँ ज़्यादा होता है, लगभग
5 डिग्री तक का इसका ढाल होता है। तो यहाँ पर जो है जो भी मलबा आएगा वो मान लो यहाँ से सरकते हुए आ गया मलबा कोई अवसाद, तो यहाँ रुकेगा नहीं, सीधे कहाँ आ जाएगा, नीचे इसकी तली में आ जाएगा, यहाँ नहीं रुकेगा। तो ढाल इसलिए जाना जाता है कि ढाल पे किसी भी प्रकार का जमाव नहीं पाया जाता है, ढाल पे किसी भी प्रकार का जमाव नहीं पाया जाता है। अब इसके बाद इसके नीचे जो है इस तरीके से एक मैदान सा दिखाई देगा, सागर में एक मैदान सा दिखाई देता है, और ये चूँकि गहराई में है इसीलिए इसको कहते हैं गहरे महासागरीय मैदान। मैदान की विशेषता क्या होती है कि सपाट होते हैं, मैदान गहरे मतलब चौरस होते हैं। कैसे होते हैं? चौरस और विस्तृत। तो महाद्वीप इस महासागरों में सबसे ज़्यादा विस्तृत कौन सा भाग है? मैदानों का। तो प्रश्न आएगा कि जो उच्चावच है, महासागरीय उच्चावच है, उसमें सबसे ज़्यादा विस्तार किसका पाया जाता है? मैदानों का। सबसे ज़्यादा विस्तार किसका पाया जाता है? मैदानों का। तो महासागरीय उच्चावच में सबसे अधिक विस्तार किसका पाया जाता है? मैदानों का। अब इस मैदान, अब जो भी मलबा यहाँ से खिसक करके आया है तो कहाँ जमा होगा? इस मैदानी क्षेत्र पे, इस मैदानी क्षेत्र पे। और इसका विस्तार भी ज़्यादा है पूरे महासागरों में, सभी चारों महासागरों में सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है? गहरे मैदानों का, महासागरीय गहरे मैदानों का। अब जब सबसे ज़्यादा विस्तार यहाँ है तो सबसे ज़्यादा यहाँ क्या पाया जाएगा? पेट्रोलियम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? पेट्रोलियम। अब यहाँ जो पेट्रोलियम पाया जाता है इसको बोलते हैं ऑनशोर पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं? ऑनशोर पेट्रोलियम। और ये चूँकि शोर मतलब तट होता है और ऑन मतलब तट पर, तट के समीप, तो इसको बोलते हैं ऑनशोर तट जो है पेट्रोलियम यहाँ पाया जाता है। और जब इससे दूर हटेंगे, गहराई में जाएंगे तो ये तट से दूर हो जाएगा, तट से दूर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं ऑफशोर। क्या बोलते हैं? ऑफशोर पेट्रोलियम यहाँ पाया जाता है। कौन सा पेट्रोलियम पाया जाता है? ऑफशोर। तो अभी जो भारत में पेट्रोलियम ज़्यादा नहीं पाया जाता है, भारत में पेट्रोलियम ज़्यादा किस रूप में पाया जाता है? ऑनशोर के रूप में। किस रूप में? ऑनशोर। क्योंकि ये जो भारत है हमारा, भारत में इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर बॉम्बे हाई है, लगभग 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल समुद्र में बम्बई से जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर जो है बॉम्बे हाई बनाया गया है। क्या बनाया गया है? बॉम्बे हाई प्लेटफॉर्म एक बनाया गया है जहाँ पर समुद्र से तेल निकाला जाता है। समुद्र से तेल, अब कहोगे समुद्र से तेल यानी पानी में तेल मिला हुआ है क्या? तो पानी में नहीं मिला हुआ है। अब हाँ, ये इसके नीचे क्या है? ये तो ज़मीन ही है ना, ये सब क्या है? तली जो है ये ज़मीन ही है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से जो है इस तरीके से एक तरफ से पाइप डालते हैं, एक तरफ से पाइप डालते हैं और ऊपर से प्रेशर डालते हैं। इस पाइप में क्या डालते हैं? प्रेशर डालते हैं। और दूसरे साइड में एक पाइप इधर से डाल देते हैं। अब ये नीचे जाएगा तो ये प्रेशर नीचे जो है प्रेशर मारता है, तो जो नसों में, मिट्टी के या चट्टानों की नसों में, वेंस में, अब यहाँ अवसादी चट्टान है तो इन अवसादी चट्टानों के वेंस में, नसों में जो है तेल भरा होता है। अब वो प्रेशर पड़ता है तो ये तेल जो है यहाँ से जो इस ऊपर जाने वाला पाइप है उसके माध्यम से बाहर निकलता है। तो और प्रेशर बहुत तेज़ होता है, तभी तो इतना तेज़ी से नीचे से प्रेशर मारेगा काफ़ी गहराई में, और वहाँ से जो पेट्रोलियम और गैस है वो बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से आप सर्च करोगे कि बॉम्बे हाई का प्लेटफॉर्म जो है, तो वहाँ पर आपको एक चित्र मिल जाएगा नेट पे। एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसमें पाइप्स लगे हुए हैं और उस पाइप पे ही पूरा प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है बेस बना करके। तो यहाँ से तेल निकालते हैं। तो ज़्यादा तेल भारत में नहीं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते हैं अमेरिका वगैरह के कि भारत का ये पूरा क्षेत्र क्या है, जो है तेल पे तैर रहा है। पूरा तेल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन अभी रिसर्च चल रही है क्योंकि बहुत सारी घाटियों में तेल का पता लगाया गया। तो ये और कैसा तेल है? ऑनशोर तेल है। यहाँ पर कैसा तेल निकलता है? ऑनशोर। और जो बाहर तट से दूर है उसको बोलते हैं ऑफशोर। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा तेल कहाँ है पूरे विश्व में अगर बात करें तो ऑफशोर में है। किसमें है? ऑफशोर में, जो तट से दूर है। अब इस गहरे सागरीय मैदान में ही यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको पठार भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, और कुछ इस तरीके से पर्वत भी देखने को मिल जाएंगे जो सागर में डूबे होंगे। सागर में डूबे हुए पर्वत जो ऊपर से सपाट होंगे उसको कहते हैं गुयोट। क्या कहते हैं? गुयोट। क्या कहते हैं? गुयोट। गुयोट क्या है? सागर में ही डूबे हुए पर्वतीय भाग हैं जो ऊपर से क्या होते हैं? सपाट होते हैं, चौरस होते हैं, ठीक। अब इसी में आगे बढ़ेंगे कहीं तो इस तरीके से एकदम खाई आ जाएगी, इस तरीके से एकदम से खाई आ जाएंगी, जिसको बोलते हैं महासागरीय गर्त। क्या बोलते हैं? गर्त। गर्त मतलब गड्ढा, महासागरीय गर्त। तो सबसे गहरे स्थान कौन से होते हैं? महासागरों के गर्त होते हैं, महासागरों के
गर्त होते हैं जो सबसे गहरे होते हैं। तो ये चारों चीज़ हमको मिल गया। कौन कौन सा? महाद्वीपीय मग्न तट, इनका सीरियल ध्यान रखना, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल और गहरे सागरीय मैदान, और चौथे नंबर पे महासागरीय गर्त गड्ढे। तो जिस तरीके से हमारी पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है, ऐसे ही इस पृथ्वी पर सागर का सबसे गहरा स्थान क्या है? मैरियाना खाई है। कौन से खाई है? मैरियाना खाई, जो कि प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर। सबसे ज़्यादा गर्त कहाँ मिलेंगे? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में गर्त सबसे ज़्यादा इसलिए मिलेंगे क्योंकि प्रशांत महासागर इस पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। तो सबसे अधिक गर्त कहाँ मिलेंगे? प्रशांत महासागर। तो प्रश्न हमारा एक तैयार हो गया कि सबसे ज़्यादा गर्त किस महासागर में पाए जाएंगे? प्रशांत महासागर में। उसमें भी विश्व का सबसे गहरा गर्त, अच्छा, उसमें भी विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना खाई। कौन सा गर्त है? मैरियाना गर्त है। कौन सा गर्त है? मैरियाना गर्त। अगर इसकी गहराई की बात करें तो ये 11,022 मीटर है। कितना है? 11,022 मीटर, लगभग 11 किलोमीटर। लगभग कितना किलोमीटर? 11 किलोमीटर गहरा गर्त है। अब इससे ज़्यादा गहराई पृथ्वी में नहीं है, इससे ज़्यादा गहराई पृथ्वी में नहीं है। लेकिन अगर पृथ्वी के अंदर तक, जहाँ हमारा केंद्र है, पृथ्वी का जो ये केंद्र है, यहाँ से अगर आप चलोगे, एक जो है त्रिज्या खींचोगे यहाँ से यहाँ तक, तो लगभग 6,000 किलोमीटर से भी अधिक जो है क्या है? गहराई है यहाँ तक, केंद्र तक। लेकिन इस पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मैरियाना खाई है, जो 11 किलोमीटर है। तो ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम जो है गहरा स्थान है इस पृथ्वी पे। लेकिन सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है। अब इसी दोनों को अगर हम एक वक्र से मिलाते हैं तो क्या कहलाता है वो वक्र? उच्चता मितीय वक्र। कौन सा वक्र कहलाता है? उच्चता मितीय वक्र, हिप्सोमेट्रिक कर्व कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? हिप्सोमेट्रिक कर्व। तो ये ऊंचा स्थान हो गया और ये सबसे नीचा स्थान। ऐसे ही गर्त, अब ये एक गर्त ये है सबसे बड़ा, जो सबसे गहरा, मैरियाना खाई। अभी पाया कहाँ जाता है? तो मानचित्र में जो है आप देख इसको लोकेट करना सीख जाओ। जैसे मैंने बताया इधर साइड में क्या है? प्रशांत महासागर, और ऐसे ही इधर भी प्रशांत महासागर है। दोनों को मिला दोगे तो एक हो जाता है। तो यहाँ पर जो है फिलीपींस द्वीप समूह, यहाँ पर क्या है? फिलिपाइन द्वीप समूह, ये लिखा होगा। तो यहाँ पर फिलिपाइन द्वीप समूह, कौन सा द्वीप समूह है? फिलिपाइन द्वीप समूह। अब इस फिलिपाइन द्वीप समूह के पास में ही यहाँ पर क्या है? मैरियाना खाई है। कौन सी खाई है? मैरियाना खाई। फिलिपाइन द्वीप समूह के पास में ही मैरियाना खाई है, मैरियाना गर्त है। कौन सा गर्त है? मैरियाना गर्त। इसी प्रकार से जो है आपका हिंद महासागर का एक प्रमुख गर्त कभी कभी आता है, कुछ गर्त आ जाएंगे और मिलान करने के लिए दे देगा कि ये गर्त कहाँ पाए जाते हैं। जैसे टोंगा गर्त की बात करें तो टोंगा गर्त भी कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। टोंगा गर्त कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। अगर मानचित्र की बात करें तो मानचित्र में टोंगा गर्त आपको जो है यहाँ पे मिलेगा। टोंगा आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया वाले क्षेत्र में। कहाँ मिलेगा? ओशिनिया वाले। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये सब जो है पापुआ न्यू गिनी, ठीक, ये सब मिलाकर क्या कहलाता है? ओशिनिया महाद्वीप। तो ओशिनिया महाद्वीप में यहाँ पर क्या है? टोंगा गर्त है। कौन सा गर्त है? टोंगा गर्त। अब ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। तो ये 2-3 आप गर्त याद रखो। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना गर्त। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना गर्त। और टोंगा गर्त, उसके बाद में टोंगा है, लगभग 10,882 मीटर गहरा है। 10,882 मीटर गहरा कौन सा है? टोंगा गर्त है। और अगर हिंद महासागर की बात करें, हिंद महासागर कौन सा स्थान है? ये वाला स्थान, ये वाला सागर कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर में एक गर्त है जिसको बोलते हैं सुंडा गर्त। कौन सा गर्त? सुंडा गर्त। तो हिंद महासागर में सुंडा गर्त जो है ये आपका सुंडा आइलैंड के आसपास पे है। यहाँ पे सुंडा, ये जावा है, सुमात्रा है, तो ये सुंडा, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर सुंडा गर्त है। कहाँ पर? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में, दक्षिणी हिंद महासागर में एक गर्त है जिसका नाम है सुंडा गर्त। लगभग 8,000 मीटर गहरा गर्त है। तो इस तरीके, और ये भी हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। कौन सा? सुंडा गर्त। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा गर्त है। तो ऐसे बहुत सारे गर्त हैं हमारे इस जो है महासागरों में। तो इन गर्त को जो है आपको ध्यान रखना है, मिलान करने के लिए आ जाता है कौन से गर्त किस महासागर में है, कौन से गर्त किस महासागर में है। तो इनको आप, वैसे जो मैंने PDF दिया है उस PDF में 4-5 गर्त के नाम हैं, ठीक, और प्रश्न उन्हीं गर्तों से आता है कि ये गर्त कहाँ है। सबसे अधिक गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। सबसे अधिक गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। तो इस तरीके से ये डिप्रेशन है, ये गर्त हैं। और इसके अलावा
इसी में अब इनका निर्माण कैसे होता है, निर्माण की दृष्टि से देखें तो हमने बताया था कि पृथ्वी पर प्लेट टेक्टोनिक्स एक जो है घटना हुई थी, विवर्तनिक घटना हुई थी। कौन सी घटना हुई थी? विवर्तनिक। विवर्तनिक घटना में क्या होता है कि प्लेट्स जो है एक दूसरे की तरफ टकराते हैं या एक दूसरे से दूर हट जाते हैं या फिर रगड़ खा के निकल जाते हैं। मैंने बताया था ना 3 प्रकार के किनारे होते हैं। क्या कोई दिक्कत है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, चलिए जाओ। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के माध्यम से ये सारे जो है जितने भी नमस्ते, अब ये कल परसों से देख लेना है, क्योंकि हाँ अभी मूल्यांकन चल रहा है, मूल्यांकन खत्म हो जाएगा, कल परसों से देख लेना। तो इस तरीके से विवर्तनिक घटनाएं हमने बताया था, पृथ्वी पर विवर्तनिक घटनाएं घटित हुई जिसमें 3 प्रकार के प्लेट्स किनारे होते हैं। 3 प्रकार के प्लेट्स किनारे होते हैं। एक होता है आपका विनाशात्मक, जिसमें 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ टकराते हैं तो उसमें विनाश होता है, और एक होता है रचनात्मक प्लेट किनारे। तो इसमें क्या होता है, ये गर्त कैसे बनते हैं? ये गर्त कैसे बनते हैं कि जैसे एक प्लेट इधर से आया और एक प्लेट इधर से आया, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक गड्ढा बन गया, यहाँ पर एक गर्त बन गया। तो ये गहरे गहरे गर्त जो है 2 प्लेट्स के क्या होते हैं, आपस में टकराने से। जैसे ऐसे समझो, एक प्लेट ये जा रहा है, भाई प्लेट टेक्टोनिक्स वाला वीडियो एक बार और देख लेना अगर समझ में नहीं आया है, मैंने पूरा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था। तो प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होता है, जैसे 2 प्लेट्स हैं, अब ये आपस में एक दूसरे की तरफ सरक रहे हैं। अब ये सरकते कैसे हैं सारा मैंने बता दिया था, इनका पूरा जो है सिद्धांत समझा दिया था। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ खिसक रहे हैं, खिसकते हुए आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, और एक हल्का होगा एक भारी होगा। खास करके जो महासागरीय प्लेट्स होते हैं वो भारी होते हैं, क्योंकि इनकी तली जो है वो काफ़ी कम्पैक्ट हो जाती है, काफ़ी टाइट हो जाती है, घनत्व ज़्यादा होता है। तो ये महासागरीय प्लेट्स जो होते हैं वो भारी होते हैं, और महाद्वीपीय प्लेट्स क्या होते हैं, हल्के होते हैं। जब एक महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट टकराया तो इस तरीके से जो है एक प्लेट घुस जाएगा। जो हल्का प्लेट है, हल्के प्लेट में भारी प्लेट क्या हो जाएगा, घुस जाएगा। मैंने उदाहरण दिया था, जैसे रुई ले लो और एक बटखरा ले लो, पत्थर ले लो, या जो है कोई बाट सा ले लो, फिर दोनों को आपस में टकराओ तो कौन किस में घुसेगा, रुई में पत्थर घुसेगा। रुई हल्का है, रुई को मान लो हल्का जो है प्लेट्स, और पत्थर भारी प्लेट है। तो इसी प्रकार से जब 2 प्लेट्स टकराते हैं, एक हल्का एक भारी, तो हल्के प्लेट में भारी प्लेट घुस जाता है। अब घुसेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ट्रेंच, यहाँ पर खाई बन जाएगी। तो इस प्रकार से इस ट्रेंच विनाशात्मक किनारों पर क्या निर्मित हो जाते हैं, ट्रेंच निर्मित हो जाते हैं। और इसी प्रकार से जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर खिसकते हैं तो पृथ्वी के नीचे स्थनोस्फीयर में मैंने बताया है क्या पाया जाता है, अर्धद्रवित पदार्थ, जिसको मैग्मा कहते हैं। अर्धद्रवित पदार्थ जो मैग्मा है, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर खिसकते हैं तो ये मैग्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। मैग्मा बाहर निकलेगा तो इस तरीके से यहाँ पर एक पहाड़ बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा, पहाड़। अब इसको कहते हैं कटक। ये क्या कहलाता है, कटक। तो इस तरीके से सागर में, महासागरों में एक कटक का भी निर्माण होता है। इस तरीके से आगे चलोगे तो ये कटक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कटक। यहाँ से जो है मैग्मा बाहर निकल रहा है और ये जमा हो रहा है। ये क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। जमा होते होते कटक, बहुत लंबे कटक बन जाते हैं, और ख़ास करके जो है समुद्र में, महासागरों में बीच में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, बीच में। जैसे ये कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। तो इसका बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, ये वाला। इस तरीके से ये वाला बीच वाला भाग हो जाएगा। तो इस बीच वाले भाग में एक कटक बन जाता है, जिसको मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य महासागरीय कटक। तो ऐसे महासागरीय कटक पूरी दुनिया में लगभग 75,000 किलोमीटर लंबे विस्तृत हैं। भाई प्रशांत महासागर में भी बीच में है, अटलांटिक महासागर में भी है, और ये आपका हिंद महासागर है, यहाँ भी बीच में कटक है। तो ये सब कटक, इनकी दूरी जब मिला लेंगे तो कितना लंबा हो जाता है, लगभग 75,000 किलोमीटर लंबा। ये प्रश्न आता है कि कटक कितना लंबा पाया जाता है, लगभग 75,000 किलोमीटर। कटक क्या है, ये पर्वत श्रृंखला होती है जो सागर में निर्मित होती है। इसका निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी क्रिया से। जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर खिसकते हैं तो पृथ्वी के नीचे से, स्थनोस्फीयर मंडल से क्या निकलता है, लावा, मैग्मा, और वो जमा होता रहता है। उसके जमा होने से एक पर्वत श्रृंखला बन जाती है, लंबी लंबी, बहुत लंबी, इतनी लंबी इस तरीके से लगभग 75,000 किलोमीटर लंबी श्रृंखला बन जाती है। तो वो श्रृंखला क्या कहलाता है, पर्वत, मतलब महासागरीय कटक। क्या कहलाते हैं, महासागरीय। और चूंकि महासागरों के बीच में है तो इसीलिए इनको कहते हैं मध्य महासागरीय कटक। कौन सा कटक, मध्य महासागरीय कटक। अब
अटलांटिक महासागर का कटक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसकी पहचान हुई है। तो मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक यहाँ अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, जो कि लगभग 14,000 किलोमीटर विस्तृत है। कितना? उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगभग 14,000 किलोमीटर विस्तृत मध्य अटलांटिक कटक है। कौन सा कटक है? मध्य अटलांटिक। हिंद महासागर में भी ऐसे इस तरीके से। अब इन कटक में कुछ स्थान बाहर निकल आते हैं, इन कटक में कुछ स्थान क्या हो जाते हैं? बाहर, पानी से बाहर निकल आते हैं। तो उनसे जो है या तो पर्वतों का निर्माण हो जाता है, अगर संकरे होंगे, ऊपर उठे हुए पीक्स होंगे तो पर्वत हो जाएंगे, थोड़ा सा चौरस होंगे ऊपर से तो द्वीप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? द्वीप बन जाते हैं। और उस द्वीप पे कभी कभी कुछ लोग रहने लगते हैं। जैसे भारत में हिंद महासागर में जो है आपका चैगोस द्वीप है, इसी प्रकार से जो है कई द्वीप हैं। लक्षद्वीप तो खैर उससे नहीं बना है, लक्षद्वीप मूंगे से बना है। मैंने बताया था लक्षद्वीप किससे बना है? मूंगे से बना है। इसी प्रकार से जो है कई द्वीप हैं यहाँ पर जो किससे बने हैं? कटक से बने हैं। किससे बने हैं? कटक से बने हैं। तो ये कटक बाहर दिखाई देने लगते हैं और वे द्वीप बन जाते हैं। ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट होगा, चौरस होगा, तभी तो इसमें रहने लायक होगा। थोड़ा विस्तृत होगा, पीक्स जो होंगे, पहाड़ी जो होंगी वो क्या होंगी? नुकीली होंगी। लेकिन चौरस होगा, थोड़ा विस्तृत होगा तो वो क्या बन जाता है? द्वीप बन जाता है। तो इस तरीके से महासागरीय द्वीप का भी निर्माण हो जाता है। महासागरीय, अब ये कटक है, इसे बढ़ता बढ़ता चला गया और ऊपर इस तरीके से ये पानी भरा हुआ है और इस तरीके से ऊपर ये निकल आया भाग, तो ये द्वीप बन गया। अब यहाँ पर लोग रहने लगते हैं द्वीप पर। तो इस तरीके से ये जो है आपका इसमें आइलैंड्स भी बन जाते हैं। और इसी प्रकार से मैंने बताया था एटॉल्स बनते हैं, मतलब वो प्रवाल भी बनते हैं। प्रवालों का भी निर्माण, प्रवाल भी एक आकृतियाँ है जिसका अलग से एक चैप्टर है। प्रवाल का निर्माण किस तरीके से होता है? एक मतलब जीव से होता है। कौन सा जीव? प्रवाल जीव से होता है। प्रवाल जीव मैंने बताया था कि घोंघा निर्मित करता है, अपना घोंघा मतलब अपना घर बनाता है, अंदर रहने, वो अंदर रहता है, उसकी त्वचा बहुत नाजुक होती है, तो इस तरीके से वो अपना घरौंदा बनाता जाता है और उस घरौंदे से ही एक प्रवाल का निर्माण हो जाता है। तो ये एक अलग से टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि ये पर्वतीय महासागरीय उच्चावच इस तरीके से निर्मित हो जाता है। एक बार फिर से इनको हम रिवाइज करेंगे। कौन कौन से उच्चावच हैं? महाद्वीपीय मग्न तट, सबसे पहला कौन सा है? महाद्वीपीय मग्न तट। दूसरे नंबर पे क्या है? महाद्वीपीय ढाल या स्लोप। इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स बोलते हैं। चूँकि ये महाद्वीपीय इसलिए है क्योंकि महाद्वीप का ही समुद्र में घुसा हुआ भाग है, महाद्वीप का ही समुद्र में घुसा हुआ भाग है, इसलिए क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल। तट का जो ढाल होता है कम होता है, 1 डिग्री से लेकर लगभग 2 डिग्री तक का इसका ढाल होता है तट का, और गहराई लगभग 150 से 200 मीटर तक होती है। लेकिन जो ढाल होती है इसकी गहराई लगभग 2000 मीटर तक, 2000 किलोमीटर तक गहराई होती है, और ढाल ज़्यादा होता है, लगभग 5 डिग्री तक इसका क्या होता है? ढाल होता है। ढाल अधिक होने के कारण इस पर जमाव नहीं पाया जाता, निक्षेप नहीं पाया जाता। तो कभी कोई प्रश्न आ जाएगा कि जो है महासागरों की किस आकृति पर जो है जमाव, मलबा नहीं जमा हो पाता है, तो किस पे नहीं जमा हो पाता है? ढाल पे। इसीलिए ये ढाल ज़्यादा महत्व का नहीं होता है। अब यहाँ पर जैसे कोई मान लो स्लाइडिंग कर रहा है और जैसे ही यहाँ ढाल आएगा सीधे सर से नीचे चला जाएगा। कहाँ पर? महासागरीय मैदान पे 2000 मीटर की गहराई तक जाते जाते फिर उसको शुरू हो जाएगा मैदान। क्या शुरू हो जाएगा? मैदान। और ये काफ़ी गहरे होते हैं मैदान, जो होते हैं लगभग 5-5 हज़ार मीटर गहरे होते हैं। 5-5 किलोमीटर की गहराई में ये मैदान मिलते हैं। अब इस मैदान की विशेषता क्या होती है? यहाँ पर बहुत सारे निक्षेप पाए जाते हैं, स्थल से आए हुए निक्षेप, और कुछ निक्षेप यहाँ पर जीव बनाते हैं। भाई जीव मरते जाएंगे, उनके भी निक्षेप। अब जैसे यहाँ पर कोई जीव मरा, तो यहाँ जब तक जीवित तब तक तो तैरता रहेगा, और मरेगा तो उसका मलबा जो होगा वो सरक करके कहाँ आ जाएगा? मैदान में आ जाएगा। तो यहीं तो जमा होगा, यहाँ तो जमा होगा नहीं। तो ढाल पे किसी भी प्रकार से, चाहे वो जैविक जमाव हो, चाहे वो स्थल जनित जमाव हो, स्थल से आने वाला जमाव हो, वो भी नहीं जमा होगा ढाल पे, और न ही जैविक जमा होगा। लेकिन महाद्वीपीय मग्न तट पर जमाव होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑनशोर क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है। और ऑफशोर तट से काफ़ी दूर जो पेट्रोलियम पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? गहरे सागरीय मैदान में। गहरे सागरीय, इसको कभी कभी गहरे की जगह गंभीर सागरीय मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंभीर। गंभीर नहीं, गा पर बिंदी नहीं लगाएंगे। गंभीर का मतलब होता है गहरा। हिंदी में जो है गहरे को क्या कहते हैं? शुद्ध हिंदी क्या है? गंभीर। और गा पे बिंदी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गंभीर। तो गंभीर नहीं है, क्या है? गंभीर। तो गंभीर सागरीय मैदान भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं?
गंभीर सागरीय मैदान, और इसी में जो है गहरी गहरी खाइयाँ बन जाती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? सागरीय गर्त, महासागरीय गर्त, ओशनिक ट्रेंचेज, ओशनिक ट्रेंचेज, ट्रेंच बोलते हैं, खाई बोलते हैं, गर्त बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये ट्रेंच, अब इन ट्रेंच का निर्माण मैंने बताया कैसे होता है। दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो विनाश होता है। प्लेट्स का क्या होता है? विनाश। तो विनाशात्मक प्लेट के किनारों पर क्या बनते हैं? खाइयों का निर्माण होता है। इनका निर्माण कैसे हो गया? जमाव से, मलबा के जमाव से। इनका निर्माण मलबा के जमाव से। भाई हमारे मैदानों का भी निर्माण तो मलबा के जमाव से हुआ है। नदियां बहते हुए आती हैं, साथ में मलबा लाती हैं और बाढ़ के समय क्या कर देती हैं? फैला देती हैं चारों तरफ, तो मैदान बन जाता है। ऐसे ही सागरीय मैदानों का निर्माण भी किससे हुआ है? मलबा के जमाव से। चौरस जमाव होता जाता है और मैदान बनता जाता है, और उसी जमाव में तमाम प्रकार के जैविक तत्व मिलते जाते हैं। भाई पृथ्वी से जो है कोई लकड़ी लट्ठा सब आते जाते हैं, जमा होते रहते हैं, और वो सब दबते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो परत दर परत जमाव बन जाता है, और उसी के नीचे क्या? पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। सब सारा चीज़ मैंने पढ़ा दिया, अवसादी चट्टान कैसे बनते हैं, इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं, सब पढ़ा दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर गहरे सागरीय जो है मैदान का निर्माण हो जाता है, और फिर ट्रेंच बन जाता है, खाइयों का निर्माण बन जाता है। और जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर सरकते हैं, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर सरकते हैं, तो जो एस्थनोस्फेयर से निकला हुआ मलबा है, जिसको मैग्मा बोलते हैं, वो क्या होता है? धरातल पे जमा होता है। और जब सागर में जमा होता है, सागर के अंदर पानी में डूबा रहता है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? कटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटक। कभी कभी जैसे ये कटक ऐसे निकला हुआ है, थोड़ा सा यहाँ तक, मान लीजिए सागर भरा हुआ है और एक पानी का जहाज जो है इसी के ऊपर से जा रहा है। पानी के जहाज का बहुत सारा हिस्सा क्या होता है? नीचे डूबा होता है। जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उसकी पेंदी जो है गहराई में डूबी होती है। अब मान लेते हैं जैसे उसको पता नहीं है कि आगे क्या है? कटक है, और आ करके कटक में उसका पेंदा क्या होगा? टकराएगा, और टकरा करके नीचे से छेद हो जाएगा, और छेद हो जाएगा तो पानी इसमें भर जाएगा और नाव क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। ये पहले होता था, अब नहीं होता है। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। जितने भी बड़े बड़े नाव हैं, जहाज हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है। भाई इनका भी रूट निश्चित होता है। ऐसा नहीं कि जहाज सागर में कहीं भी चल दिए, जो है पूरा उनका रास्ता, पानी चारों तरफ भरा है तो कहीं भी चल दिए। उनके भी रास्ते निश्चित होते हैं। जैसे हवाई जहाज होते हैं ना, हवाई जहाज के भी रास्ते निश्चित होते हैं। ऐसा नहीं कि हवाई जहाज जो है आसमान तो पूरा हमारा है, कहीं भी उड़ते चले जाएंगे, नहीं। उनका भी रूट निश्चित होता है, उसी रूट पे उड़ते हैं। जैसे हम भाई 6 लेन 4 लेन पे चलते हैं, ऐसा तो नहीं कि 4 लेन छोड़ करके जो है खेत में चले गए अपनी गाड़ी लेकर के। तो ऐसे ही जहाज उड़ने वाले भी वो अपने रास्ते पे, निश्चित रास्ते पे चलते हैं। ऐसे ही पानी के जहाज भी अपने निश्चित रास्ते पे चलते हैं। बाय द वे उस रास्ते में अगर कोई इस तरीके से घटना घटित होती है, कोई कटक आ जाता है, तो उनको पहले से जानकारी हो जाती है कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ आगे नीचे समुद्र में क्या है? कटक है। कारण क्या है? हमारे पास सोनार टेक्नोलॉजी है। कौन सी टेक्नोलॉजी है? सोनार टेक्नोलॉजी। तो प्रश्न यहाँ से भी आएगा, सोनार तकनीक किससे संबंधित है? सोनार कौन सी टेक्नोलॉजी है? सोनार। सोनार है, हाँ, इंजीनियर्स जो होते हैं, समुद्री इंजीनियर्स जो होते हैं, वो सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है कि ये कुछ तरंगे छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? तरंगे। और ये तरंगे जा करके जहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वहाँ से टकराती हैं। वहाँ से क्या करती हैं? टकराती हैं। टकरा करके वापस आ जाती हैं। जैसे यहाँ से सोनार छोड़ा, यहाँ टकराई, और एक सोनार की तरंग यहाँ टकराई। अब ये तरंग जैसे टकराएगी, अगर नज़दीक टकराई तो जल्दी वापस चली जाएगी, नज़दीक टकराई तो जल्दी, और गहराई में टकराई तो देर से वापस जाएगी। तो इस तरंग के जाने और आने की जो है समय के आधार पर ये पता लगा लेते हैं कि गहराई कितनी है, समुद्र की गहराई कितनी है।